देखिए, ये हार की बौखलाहट है। और ये जो गर्मी दिखा रहे हैं वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की नज़र में चढ़ने के लिए इस प्रकार के बयानात दे रहे हैं। खुद वो लोकसभा चुनाव में जिस क्षेत्र में वो घूम रहे हैं, जिस स्वतंत्रता सेनानी के लिए घूम रहे हैं, वहाँ से उनकी हार हुई है। और चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। केंद्र में बैठे मंत्री धमका रहे हैं उस क्षेत्र में जहाँ जिस क्षेत्र में एक हत्या की जदयू के प्रत्याशी ने, उसके बावजूद भी उस क्षेत्र में जाके कह रहे हैं कि अमुक अमुक दबे कुचले वंचित लोगों को आपको बाहर नहीं निकलने देना है। अगर कोई हाथ पैर पड़े तो फिर उसको अपने साथ ले जाके वोट डलवाना है। डलवाना मतलब छपवाना है। तो लोकतंत्र में ये नहीं चलता। चुनाव आयोग को अविलंब इस बात का संज्ञान लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। आज प्रचार का अंतिम दिन है। हमारी तो मांग है कि एज सून एज पॉसिबल प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। एक केंद्रीय मंत्री अगर इस प्रकार की जुबान का प्रयोग करते हैं तो लोकतंत्र के लिए और चुनावी प्रक्रिया के लिए कहीं से भी सही नहीं है। और सब गर्म पानी से किसी का घर नहीं जलाया जा सकता। सत्ता की गर्मी और चुनाव आयोग की शह पर आप सोचते हैं कि विपक्ष को हरा देंगे, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैंने कहा ना कि गर्म पानी से किसी का घर नहीं जलाया जा सकता। हाँ, अपने हाथ आप स्वयं जरूर जला लेंगे। तो ये इन लोगों की हार की बौखलाहट है। क्योंकि आज अंतिम दिन है फर्स्ट फेज का कैंपेन का, तो क्या लग रहा है, माहौल क्या है, मतलब आप लोग आ रहे हैं इस पर? माहौल तो एकदम टकाटक है। लोगों ने मन बना रखा है। जैसे हमारे नेता और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि बिहार की जनता बेकरार है, बेसब्र है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 6 तारीख आए और कब 11 नवंबर आए और इस 20 वर्षों की निकम्मी, नकारा, भ्रष्ट एनडीए सरकार को हम हटाएं और एक जोश, जुनून, उत्साह और उम्मीदों से लबरेज युवा सरकार को हम सत्ता में लेके आएं। और ये तो आप प्रधानमंत्री जी की भाषा से ही देख लीजिए कि वो स्वयं समझ चुके हैं कि वो चुनाव हार चुके हैं। भाषा के नाम पे कनपट्टी और कट्टा और काम के नाम पे नील बटे सन्नाटा, ये प्रधानमंत्री जी के भाषणों का सार है। प्रधानमंत्री जी की शब्दावली पे आप गौर कीजिए। जंगल राज, कट्टा, कनपट्टी, बंदूक, तो यही सब बिहार में आके अगर प्रधानमंत्री जी ने एक भी प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव, रिजल्ट ओरिएंटेड अगर कोई बात की हो। प्रधानमंत्री जी गुजरात में जाते हैं तो वो बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज़ की, गिफ्ट सिटी की, स्पोर्ट्स की, स्टेडियम्स की, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की। और बिहार में किसकी बात कर रहे हैं? कट्टा, बंदूक। मतलब ये आप समझिए। मैं बिहार के लोगों से मेरी ये विनम्र अपील है कि आप प्रधानमंत्री जी की शब्दावली और उनके भाषणों का जो कंटेंट है उस पर आप महीनता से गौर कीजिए, क्योंकि उनको लगता है कि बिहार में लोगों को ये सुनना पसंद है। वो वास्तविकता नहीं है। बिहार देश की सबसे युवा आबादी वाला प्रदेश है। बिहार के लोग जान रहे हैं कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है। बिहार में प्रति व्यक्ति निवेश देश में सबसे कम है। किसानों की आय देश में सबसे कम बिहार में है। वहीं इसके विपरीत आप देखिएगा कि गरीबी बिहार में सबसे अधिक है, बेरोजगारी सबसे अधिक है, पलायन सबसे अधिक है, स्कूल ड्रॉप रेट सबसे अधिक है, साक्षरता दर देश में अगर सबसे कम है तो बिहार में है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी, ये हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप बिहार में एजुकेशन की बात कीजिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर की बात कीजिए, आप इंडस्ट्रीज़ की बात कीजिए, आप जॉब्स की बात कीजिए, आप ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कीजिए। आप ही के अधीन नीति आयोग की आप सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो आप पढ़ेंगे। विकास के तमाम सूचकांक हों या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो या जितने भी सोशल इंडिकेटर्स हैं, आप एजुकेशन के हों, हेल्थ के हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, उन सब में बिहार पिछड़ा हुआ है। और
माफ़ करना, आप इसका आरोप दूसरों पे नहीं लगा सकते हैं। 20 साल से बिहार में आपकी सरकार है, 11 साल से आप केंद्र में हैं, सो कॉल डबल इंजन सरकार चला रहा है 11 साल से। तो बिहार के लोगों को, युवाओं को समझ में आ गया है कि वास्तव में ये डबल इंजन नहीं, बिहार के युवाओं के लिए ट्रबल इंजन है। ये बिहार के लिए ट्रबल खड़ी कर रहे हैं। आप समझिए कि किसी भी कैश रिच स्टेट में, चाहे महाराष्ट्र हो, कहीं भी हो, इन्होंने वो नहीं किया जो ये बिहार में करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। तो बिहार सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से अति जागरूक प्रदेश है। यहाँ आप उनको गुमराह नहीं कर सकते। आप 30-30 हेलीकॉप्टर लेके अकेले तेजस्वी यादव जी के पीछे आपने लगा रखे हैं। आपके पास ना इस चुनाव में कोई मुद्दा है, ना आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है। अगर है तो आप बताइए। आप देखिए कि उनका मैनिफेस्टो भी इन्होंने जब लॉन्च किया तो मात्र 26 सेकंड में इन्होंने वो औपचारिकता पूरी की। वो भी इसलिए की क्योंकि हम लोग विपक्ष के नाते लगातार उनसे सवाल जवाब कर रहे थे कि भाई आपका मैनिफेस्टो क्यों नहीं आया। आपने मुख्यमंत्री पद के तो उनका कोई उम्मीदवार है ही नहीं, वो उन्होंने कह दिया। वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहे हैं। उनके मुंह से क्या आपने सुना है कि अगले 5 वर्ष में बिहार की बेहतरी के लिए, उन्नति के लिए, चहुमुखी विकास के लिए उनकी कोई कार्य योजना है या नहीं है? या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके मुंह से आपने सुना है कि बिहार को लेके उनका क्या विजन है, क्या रोड मैप है, उनकी क्या दृष्टि है? नहीं सुना। तो इसलिए जिनकी 5 साल की कोई कार्य योजना नहीं है और जिन्होंने विगत 20 वर्ष में कुछ नहीं किया, तो उनसे तो बिहार के उत्थान और प्रगति के बारे में कुछ उम्मीद करना भी बेकार है। संजय जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने, आप जो चुनाव की बात कर रहे हैं कि हम सरकार में आ रहे हैं, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है कि जनता के हित का है और जो आप लेके आ रहे हैं जिससे आपको जनता वोट करेगी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो गुड गवर्नेंस है। और दुर्भाग्य की बात है, आज अगर मैं आपसे पूछूं तो बिहार में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। होता ना कि एक तो गुड गवर्नेंस होती है, एक बैड गवर्नेंस होती है। बिहार में अभी देयर इज़ नो गवर्नेंस एट ऑल। बिहार में अब गवर्नेंस ही नहीं है। अच्छी और बुरी की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। कुछ होती है तो तभी कहते हैं ना कि अच्छा है या बुरा है। चंद अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, एक सिंडिकेट बना हुआ है, एक कार्टेल बना हुआ है, करप्ट ऑफिसर्स का एंड करप्ट पॉलिटिशियंस का, जो सत्ताधारी हैं। वो कार्टेल क्या कर रहा है कि प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करता है क्रिमिनल्स को एंड जो करप्ट ठेकेदार हैं, करप्ट ऑफिसर्स हैं, उन लोगों को। तो एक सिंडिकेट, एक कार्टेल बिहार को चला रहा है पिछले कुछ वर्षों में। मुख्यमंत्री जी हैं, उनके बारे में तो कुछ टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूं। तो इसलिए बिहार के हर प्रदेश के जो भी वासी हैं वो ये सोचें कि हमारी बेहतरी, हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है। तेजस्वी यादव जी बार बार कह रहे हैं। मैं मेरे युवा साथियों को, बिहार के मेरे प्रिय बिहारवासियों को मैं एक सुनहरा भविष्य और बेहतर वर्तमान देना चाहता हूँ। और पिछले आप 2020 के चुनाव से आप उठा के देख लीजिए, नवंबर 2020 से लेकर अब हम नवंबर 2025 में हैं। 5 साल में कोई एक ऐसा दिन हो जब तेजस्वी जी ने गैर जरूरी बात की हो। हमेशा उन्होंने मुद्दों की बात की है। आपने कहा कि हमारे मुद्दे क्या होंगे? तेजस्वी जी किस चीज़ की बात कर रहे हैं? पढ़ाई यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम बिहार में लागू करेंगे। बिहार के वो छात्र, शिक्षक या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग जो अन्य राज्यों में जाते हैं काम करने, उनको बिहार में ही वो बुनियादी सुविधाएं मिले, शिक्षक हैं उनको सम्मान मिले, छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले। फिर वो दवाई की बात करते हैं। इलाज के लिए आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ आपको मरहम पट्टी के अलावा कोई दूसरा आपकी किसी बीमारी का इलाज नहीं है। उठा के रेफ़र कर देते हैं आपको पटना में। वहाँ ना डॉक्टर्स हैं, ना दवा है, ना वहाँ सुई है, ना रुई है। ये तो जिला अस्पतालों का हाल है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। फिर वो बात करते हैं कमाई की। सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में है। तो बिहार के युवाओं को हम अधिक से अधिक रोजगार कैसे दें, नौकरी कैसे दें, उसकी बात कर रहे हैं, यानी कमाई की।
इंडस्ट्रीज़ कैसे लगे, उद्योग धंधे कैसे लगे, जिला में एसएमईज़ कैसे हों जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कहाँ से आए, इसके बारे में बात कर रहे हैं। चीनी मिल कैसे शुरू हो, जूट मिल कैसे शुरू हो। फिर वो बात करते हैं सिंचाई की, किसानों की आमदनी अधिक से अधिक कैसे हो। आज भी उन्होंने एक घोषणा की है, किसानों को हम मुफ्त बिजली देंगे। सब्सिडाइज रेट पे जो अभी योजनाएं हैं उसमें किसानों को कुछ बचत नहीं होती, तो उन्होंने मुफ्त बिजली भी किसानों के देने की बात की है। तो वो सिंचाई की बात है, हर खेत में कैसे पानी पहुंचे उसके बारे में वो सिंचाई की बात कर रहे हैं। फिर वो बात कर रहे हैं सुनवाई की। आप इस प्रदेश में आप किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, थाना चले जाइए, आप ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए हुए, बिना चढ़ावा चढ़ाए आपका कोई एक काम नहीं होता। चाहे वो किसी जाति समूह का व्यक्ति हो, चाहे क्यों ना वो एनडीए का ही समर्थक क्यों ना हो, उसका भी बिना पैसे दिए किसी कार्यालय में काम नहीं होता। तो उन्होंने कहा हम आएंगे तो टाइम बाउंड एक ऑपरेशन चला के हम भ्रष्टाचार और जो रिश्वतखोरी है उसको बंद करेंगे। फिर वो बात करते हैं कार्रवाई की, कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो जनता की सुनवाई नहीं करते, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते, काम में बाधा उत्पन्न करते हैं, उन लोगों पे हम कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ये सारे मुद्दे जनता से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। आप लोग जो वादे कर किए हैं इस बार की, अगर आपकी सरकार आएगी तो हर घर में नौकरी देंगे, तो क्या ये विजिबल है, ये नौकरी आप लोग दे रहे हैं? बिल्कुल फिजिबल है, इसकी फिजिबिलिटी स्टडी भी हुई है, इस पे रिसर्च भी हुआ है, इस पे गहन अध्ययन भी हुआ है, उसके बाद ही कोई घोषणा की है। तेजस्वी जी, आपने कहा होगा कि सेम सवाल इसी टोन एंड टोनर में, इसी लहजे के साथ, इसी इम्पॉसिबिलिटी के साथ में विपक्ष के लोग पूछते थे कि 10 लाख नौकरी कहाँ से आएंगी। 10 लाख एक इतना बड़ा फिगर लगता था, जैसे आज हर घर नौकरी की जब तेजस्वी जी बात कर रहे हैं तो 10 लाख तो भाई पूरे प्रदेश में नरेंद्र मोदी ही नहीं दे सकते, तो तेजस्वी यादव जी बिहार में कहाँ से देंगे, ये सवाल उठता था ना। फिर ये सवाल उठता था कि पैसा कहाँ से लाएंगे तेजस्वी जी। एक बिल्कुल ये असंसदीय और डीमीन और डिह्यूमनाइज करने वाली लैंग्वेज में मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या पैसा अपने बाप के घर से लेके आएगा। तेजस्वी जी चुपचाप सुनते रहे, उन्होंने अपना एजेंडा लोगों के सामने रखा, ब्लूप्रिंट रखा। इन्होंने लोगों को भ्रमित करने के लिए 10 लाख नौकरी की काट में ये 19 लाख नौकरी का लेके आए। भारतीय जनता पार्टी, देश की वित्त मंत्री से इन्होंने यहाँ घोषणा करवाई पटना में। क्या हुआ, नवंबर 2020 से लेके अगस्त 2022 तक एनडीए की सरकार रही, एक नौकरी, रोजगार की बात नहीं कर रहा हूँ, नौकरी छोड़िए, रोजगार तक नहीं मिला। राजनीतिक उथल पुथल के चलते तेजस्वी जी महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार जी इधर आए, वो डिप्टी सीएम बने 9 अगस्त 2022 को। 11 अगस्त को उन्होंने ओथ ली 2022। उन्होंने तुरंत उस पर अविलंब काम करना शुरू किया। उसी का प्रतिफल क्या हुआ, मात्र 17 महीने में 5 लाख युवाओं को नौकरी मिली, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन हुई। सरकारी नौकरी की मैं बात कर रहा हूं। और जितने विभाग थे सब में रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो शुरू हुआ। तो तेजस्वी जी ने जो असंभव लगता था 10 लाख, उनका प्लान ऑफ एक्शन था, एक उनकी एसओपी थी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उन्होंने बनाया था कि कैसे कैसे नौकरी देनी है। ऐसे ही जो आपने सवाल किया है कि हर घर कैसे नौकरी देंगे, उसका भी उन्होंने एक खाका तैयार किया है, एक्सपर्ट से राय ली है, उनके साथ एक लेंदी डिस्कशन किया है। उसी के फलस्वरूप उन्होंने कहा कि हम करके दिखाएंगे। तो अच्छा, तेजस्वी जी ने हर घर हम सरकारी नौकरी देंगे कहा, तो अब आपने जो 30 तारीख को एनडीए का घोषणा पत्र है, उन्होंने कहा हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं करता है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था कि हम देश प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया, उस वक्त भी नहीं किया कि कहाँ से संसाधन आएंगे और कैसे देंगे। तेजस्वी यादव जी ने तो करके दिखाया है और कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ और कैसे कैसे देंगे। आज 11 वर्ष बीत गए, प्रधानमंत्री जी से कोई सवाल जवाब नहीं करता कि कहाँ है आपकी 22 करोड़ नौकरियाँ। पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़ नौकरियाँ नहीं दी हैं और वो बिहार में आके कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे। तो एक्चुअली ये बिहार की जन भावना के साथ, बिहारी युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं, जो उनके सपने हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, उनके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी तो कहते हैं कि मैं तो ठेठ बिहारी हूँ, मुझे यहीं रहना है, तो मुझे जो मेरे युवा साथी हैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरना है, इसलिए मैं यहाँ डिलीवर करूँगा। वो तो आज क्या है, भारतीय जनता पार्टी में एक आदमी आया है, वादा करके चला जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ
जितने पंछी नहीं उड़ रहे उतने आकाश में हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। कौन कहाँ का सीएम आ रहा है, डिप्टी सीएम आ रहा है, जिसको कोई यहाँ पहचानता भी नहीं है, जानता भी नहीं है, वो 50 लोगों के सामने कुर्सी बैठ के प्रशासन सिक्योरिटी के लोगों के साथ बैठ के भाषण दे के खाली कुर्सियों को चले जाते हैं, तो उनको कौन पकड़ने जाएगा? तो इसलिए इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई जुबान की इनकी कीमत नहीं है, क्योंकि स्वयं ये कुछ दिन बाद बोल देंगे कि वो तो जुमला था। अभी दिल्ली में इन्होंने घोषणा की थी ना कि हम हर महिला को 2,500 रुपये देंगे। एक साल होने को है, वहाँ दिल्ली में चुनाव हुए, वहाँ की मुख्यमंत्री यहाँ घूम रही हैं, पूछिए कि दिल्ली में क्यों नहीं दे रही है। यूपी में भी कहते थे कि हम गैस सिलेंडर करेंगे, सस्ता करेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए ये लोग इतने वादे कर देते हैं खोखले, जिनकी बाद में कोई फॉलोअप नहीं होता और कोई करता भी नहीं है। आप लोगों पे भी सवाल उठेंगे जब ये बात होगी तो कि भाई आप लोगों ने भी आज भी वादे किए हैं कि फ्री बिजली देंगे, नर्सेज वाली नहीं, और महिलाओं का जो है 70 किलोमीटर, तो क्या ये सब संभव है? हम आज जो तेजस्वी जी ने कहे हैं वो ऑलरेडी हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट है, हमारे घोषणा पत्र में पहले से ही सम्मिलित हैं। ओपीएस उसमें है कि हमारी सरकार आएगी तो हम पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे और 70 किलोमीटर के दायरे में जो भी सरकारी कर्मी हैं, चाहे उसमें डॉक्टर्स हों, नर्सिस हों, पुलिसकर्मी हो, टीचर्स हों और डिपार्टमेंट के लोगों, उनको ताकि सहूलियत हो आने जाने में और गवर्नेंस में एक अच्छी इफ़िशियंसी हो आए, इफ़ेक्टिवली वो काम करें और उसमें उस व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। कोई आने जाने में इतना समय जाया करता है, अगर वो अपने गृह जिला के 70 किलोमीटर के दायरे में रहेगा तो अच्छे से ऑफिस में रहेगा, काम करेगा। तो अगर आप संतुष्ट होंगे, खुश होंगे तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे।